पटनायक जी की पुस्तक भारत शूद्रों का होगा कि पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्र की अवधारणा के ऊपर। यूं तो ये अवधारणा बहुत पुरानी है, लेकिन भारत में इसे इंट्रोड्यूस करने का पूरा जो क्रेडिट है वो अंग्रेजी सरकार को जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ की जोग्राफिकल एरिया की नपाई शुरू करी, यहाँ का मैप तैयार किया और उस मैप के जरिए ही भारत को एक रूप प्रदान किया। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय भावना का उदय हो सका। और फिर उसके बाद हमने चर्चा करी कि किस तरीके से यूरोप का राष्ट्रवाद जो है वो गुलाम बनाए गए देशों के राष्ट्रवाद से बिल्कुल अलग है और दोनों के मकसद भी अलग हैं। आज भारत एक आजाद मुल्क के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जब ये आजाद हुआ था तब से लेकर इसकी राष्ट्रीय भावना में अब तक बहुत बदलाव आ चुके हैं। इस चीज को किशन पटनायक जी खास तौर से मेंशन करते हैं और साथ ही कम्युनिस्टों का रोल भी उन्होंने किस तरीके से निभाया उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं और कम्युनिस्टों की खिल्ली उड़ाते हुए वे कहते हैं कि दरअसल कम्युनिस्ट जो हैं वो अपनी राष्ट्रीयता की भावना को लेकर खुद ही कंफ्यूज हैं, इसीलिए ये प्रभावकारी क्रांतिकारी होते हुए भी इनका आंदोलन जो है वो कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया आम जन के ऊपर। उसके बाद वे चर्चा करते हैं कम्युनिस्टों की तरह ही समाजवादी भी काफी कंफ्यूज रहे हैं और एक लोहिया जिनके समाजवादी विचार जो हैं वो काफी क्लियर थे, उनके क्लियर विचारों को उनके अनुयायियों ने ही या उनके फॉलोअर्स ने ही तबाह कर दिया है। तो यहां तक तो हमने चर्चा पिछले एपिसोड में कर ली थी, अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। 3-4 लाइन पीछे से पढ़ूंगी ताकि आज के एपिसोड के साथ पिछले एपिसोड की कंटिन्यूटी बनी रहे। धर्म, संस्कृति, भाषा और राष्ट्र और गांव ये अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग भावनात्मक इकाइयां हैं। इन मिथकों की आवश्यकता सामान्य जन और बुद्धिजीवियों को समान मात्रा में पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिजीवी के लिए इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ खास बिंदुओं पर बुद्धिजीवियों के लिए इसकी अधिक जरूरत है। अगर इन मिथकों का नियंत्रण बुद्धिजीवी पर नहीं रहेगा तो वह मानव समाज के लिए विध्वंसक हो जाएगा, राष्ट्र के लिए वह विश्वासघातक हो जाएगा, वह अपनी बुद्धि को भाड़े पर लगा देगा। जैसा कि आजकल बहुत से जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने संघ परिवार के खेमे में जाकर अपनी सेवाएं सुलभ कराने का सोच लिया है। बहुत से इसमें सिर्फ किताबें लिखने वाले लोग ही नहीं हैं, फिल्म बनाने वाले, एडवर्टीजमेंट्स बनाने वाले बहुत सारे लोग आज वहां हैं। तीसरी दुनिया के देशों में जहां राष्ट्रीय भावना की कमी हो गई है वहां का बुद्धिजीवी वर्ग यही कर रहा है। ये लेट 90s की बात है, उस समय राष्ट्रीय भावना की कमी थी। अब तो ये इतनी चरम पर है कि बात बात पर आहत हो जाती है। इस वक्त यूरोप, अमेरिका और जापान में राष्ट्रीय भावना सबसे अधिक मात्रा में है, तो सबसे कम भारत जैसे देश के बुद्धिजीवी समूहों में है। तो यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना से किशन पटनायक जी का मतलब है ऐसी भावना जिसमें सबका हित निहित हो, जिसमें समाज के हर वर्ग और जाति और धर्म की हिस्सेदारी बराबर की हो। लातिन अमेरिका, अफ्रीका और भारतवर्ष के शासक वर्ग का बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा साम्राज्यवादियों का पिछलग्गू हो गया है। यह तबका इतना बड़ा है कि इसको देशद्रोही कहना राष्ट्र को कलंकित करना होगा। ध्यान दीजिए आखिर वे किस वर्ग श्रेणी की बात कर रहे हैं। इसलिए इसको राष्ट्रद्रोही नहीं कहना चाहिए। हाँ, उसके चरित्र के बारे में सचेत रहना चाहिए। निजी स्वार्थ के लिए इस तबके के लोग अपने देश के भविष्य हित को बेच रहे हैं। 6 दिसंबर के बाद जो सबसे बड़ा शर्मनाक काम हुआ है वह 5 मार्च 1993 को बिना शोरगुल के संपन्न हुआ है। भारत के तीसरे भूगर्भीय खनिज पदार्थों को विदेशी कंपनियों को बेचने का निर्णय भारत सरकार ने उसी दिन किया था। बुद्धिजीवी वर्ग के किसी महत्वपूर्ण भाग ने इसको लेकर खलबली नहीं मचाई है। इसी से समझ लेना चाहिए कि पिछलग्गू या पिट्ठू होने का चरित्र जब इतिहास को प्रभावित करता है तब ये चरित्र वैयक्तिक चरित्र के रूप में नहीं उभरता है, यह एक श्रेणी का चरित्र होता है। जयचंद और जगत सेठ का चरित्र व्यक्ति चरित्र नहीं था, यह श्रेणी चरित्र उस समाज की उपज था जिसमें सामूहिक लक्ष्य का कोई प्रबल मिथक नहीं रह गया था। अब समान नागरिकता की संभावना धर्म के अंदर भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो ये बात कर रहे हैं कि एक खास वर्ग समूह ही जो है वही सारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना चाहता है। पिछले एपिसोड में भी हमने इस बात की चर्चा करी थी कि भारत अब आजाद है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो उसमें इतनी ईमानदारी नहीं है कि वो सबके
हित के बारे में चर्चा करे। वो ज्यादातर सत्ता के साथ या व्यवस्था के साथ बने रहने में ही अपनी भलाई समझता है। और कितने लंबे समय से यहाँ के आदिवासी समुदाय को हर चीज में पिछड़ा बनाकर रखा गया है ताकि उनके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा किया जा सके। ये सब कुछ हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था। वर्तमान भारत के संदर्भ में इस श्रेणी चरित्र का जन्म राष्ट्रीय मिथकों के अभाव में हुआ है, जिन अधिकारों को हथियाने के लिए, ये पॉइंट जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। जिन अधिकारों को हथियाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को इतने सारे युद्ध करने पड़े थे, उन सारे अधिकारों को बेचने के लिए आज दिल्ली का संसद भवन एक सुपर बाजार बना हुआ है। यानी 1857 के भारतीय शासक वर्ग की तुलना में आज के भारतीय शासक वर्ग की राष्ट्रीय भावना अधिक कमजोर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज मौजूदा सरकार क्या कर रही है? G20 सबमिट हुआ है और किस तरीके से ऋषि सुनक का आव भगत की गई है, उन्हें मंदिर मंदिर घुमाया गया है और किस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है। तो ऋषि सुनक जो है वो एक बीफ ईटर हैं, उस लिहाज से तो उन्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए था। और बहुत सारे लोगों ने बोला उनकी बेल्ट जो थी वो चमड़े की थी, उसको भी नहीं उतरवाया गया है। तो अपने हिसाब से सरकार जो है ना वो नीतियों में फेरबदल कर लेती है। राष्ट्रवाद को उग्र राष्ट्र कहकर उसका रचनात्मक उपयोग न करना एक अजीब किस्म का बौद्धिक पलायनवाद है। साम्राज्यवाद से लड़ने का और कौन सा दूसरा साधन है? तो पिछले एपिसोड में भी हमने पढ़ा था कि बुद्धिजीवी लोगों से किशन पटनायक जी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि चीजों से अपने आप को अलग ना करें, बल्कि चीजों में इन्वॉल्व हो। वहीं आपसे मैंने कहा था कि यदि आप बदलाव चाहते हैं तो आपको बदलाव का हिस्सा बनना पड़ेगा सबसे पहले, तभी आप बदलाव ला सकेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले बदलाव आ जाएगा और फिर आप अपनी हिस्सेदारी मांगे उसमें, ये तो बेईमानी है। और इसको इस तरीके से भी समझिए कि यदि डॉक्टर अंबेडकर का बौद्धिक स्तर ना होता तो क्या वो अपने समूहों के लिए, अस्पृश्यों के लिए अधिकारों की मांग कर सकते थे? उनके लिए अधिकारों को सुरक्षित रखवा सकते थे? नहीं ना। इसी से पता चलता है कि पढ़ने लिखने का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। देश रक्षा और आर्थिक विकास के दायित्व में जो लोग हैं वे अपने बच्चों का भविष्य विदेशों में न देखें, विद इन ब्रैकेट देश के अंदर देखें। इसकी गारंटी और क्या हो सकती है? तो मतलब इस तरह के राष्ट्रवाद की भावना का वे वेलकम कर रहे हैं कि देश छोड़कर भागने से अच्छा है देश के संसाधनों को दुरुस्त किया जाए। इसकी गारंटी और क्या हो सकती है? अनाज की कमी वाले देश में किसानों का ध्यान सिर्फ नकदी लाभकारी फसलों के प्रति न जाकर खाद्यान्न के उत्पादन की तरफ जाए, इसकी प्रेरणा कहां से आएगी? राष्ट्रीयता अगर भावुकता ही है तो भावुकता में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। मनुष्य के व्यवहार में भावुकता की इसलिए जरूरत होती है कि कुछ प्रकार की चुनौतियों का तत्काल बिना बहस के मुकाबला करना पड़ता है। जिन चुनौतियों का मुकाबला तत्काल और सामूहिक ढंग से करना पड़ता है, आने वाली उन सारी चुनौतियों के लिए भावनाएं तैयार रहनी चाहिए। मतलब मानसिक रूप से आप लोगों को सक्षम होना चाहिए। देश किसी भी करवट बैठ सकता है। देश के खाद्यान्न की मिल्कियत विदेशियों को न देना सही है या गलत है, इसकी बहस करने वाला कभी भी अपने खाद्यान्नों की रक्षा नहीं कर पाएगा। मेरी मां की कुरूपता पर मजाक करने वाले सज्जन को मैं कोई रोषपूर्ण वाक्य कहूं या न कहूं, यह लंबी बहस के बाद तय नहीं हो सकता। भावनाएं, संबंध वाली भावनाएं और सामूहिक भावनाएं अपने आप विशुद्ध नहीं होती। ये जो है इन्फ्लुएंस भी होती हैं कई बार। भावनाओं को सांस्कृतिक विचारों से लैस करना पड़ता है। अलग अलग स्थान और काल में भावनाओं की अंतर्निहित संस्कृति अलग अलग होती है। पहले देश को आजाद करने वाली भावना को राष्ट्रीय भावना कहा जाता था और अब देश के संसाधनों को लूट कर देश को फिर गुलाम बनाने की भावना जो है वो उसको राष्ट्रीयता का नाम दिया जाने लगा है। मतलब सांप्रदायिक भावना को अब राष्ट्रीय भावना माना जाने लगा है। कुछ विचार संस्कृति के रूप में भावनाओं के अंदर अदृश्य होकर रहते हैं और ये सांप्रदायिकता का जो भाव है ना, हिंदू राष्ट्र की जो कॉन्सेप्ट है वो उसी भावना, अदृश्य भावना को ही रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि हम बढ़िया स्वाद के लिए काला जामुन खाते हैं तो कुछ पौष्टिक तत्व भी उस जामुन के भीतर रहता है। हमारे खाने की इच्छा से उसका कोई सरोकार नहीं है।
मतलब हम स्वाद के लिए खाते हैं, ये सोचकर नहीं खाते हैं कि इसमें कितनी कैलोरी होगी, कितने कार्बोहाइड्रेट होंगे, कितने प्रोटीन होगा, कितना फैट होगा। हमें इन सब से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन यदि हम अच्छा भोजन करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है, चाहे हम उसके बारे में सोचें या न सोचें। 40 साल पहले भारत में सर्वत्र एक कहावत प्रचलित थी, जिसका बेटा लायक है वह क्यों संचय करे, जिसका बेटा नालायक है उसको भी संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि नालायक बेटे को कष्ट झेलना चाहिए। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। या नालायक सब कुछ खत्म कर ही देगा। यह किसी एक युग की संस्कृति थी, जिसके द्वारा पुत्र मोह की भावना या परिवार के लिए संचय करने की भावना को मर्यादित किया जाता था। इस संस्कृति के खत्म होने के बाद पारिवारिक संचय की अमर्यादित वृत्ति समाज और देश के लिए अभिशाप बन गई है। भावना वही है, लेकिन उसका व्यवहारिक रूप भिन्न है। सारा महाभारत पारिवारिक मोह विदिन ब्रैकेट पुत्र मोह को मर्यादित करने की शिक्षा देने वाली अनुपम गाथा है। राष्ट्रीयता भी ऐसी ही सामूहिक भावना है, जिसकी संस्कृति उसका व्यवहारिक रूप अलग अलग हो सकता है। हाँ, पुत्र मोह से याद आया, यहां पर मैं आपको बता दूं, रिलायंस ग्रुप के जो मुकेश अंबानी हैं, उनके बेटे को उन्होंने जगन्नाथ, ये जो अमरनाथ मंदिर है, उसका ट्रस्टी भी बना रखा है। तो ये भी एक पुत्र मोह है कि वहां से आने वाले संसाधनों पर कब्जा वो करे रहेंगे। आप जो पैसा देते हैं वो भगवान को थोड़ी जाता है, वो कहां कहां जाता है इसका आपको इल्म है क्या? राष्ट्रीयता की ऐसी ही सामूहिक भावना है, जिसकी संस्कृति, जिसका व्यवहारिक रूप अलग अलग हो सकता है। यह एक संकीर्ण भावना होगी या एक उदार भावना होगी। इसका रुझान साम्राज्यवादी होगा या इसका रुझान विश्व मैत्री की दिशा में होगा। इसका अंदरूनी तेवर सामान्य जन के लिए अनुकूल है या एक विशिष्ट वर्ग के हित में है, यह इस पर निर्भर करता है कि समाज का नेतृत्व और बुद्धिजीवी वर्ग राष्ट्रीय भावना को किन नीतियों के साथ जोड़कर अभिव्यक्त करते हैं। तो जो सत्ता पर बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी भी, और जो बुद्धिजीवी यानी कि इंटेलेक्चुअल क्लास है उसकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बड़ी है। इस लिहाज से यदि उनकी भावना में खोट होगा तो देश एक बार फिर जो है गुलाम बन जाएगा, और अब की बार बाहरी ताकतों का गुलाम नहीं बनेगा, अपने ही देश की जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनका गुलाम बनेगा। गांधी और रविंद्रनाथ ने इसको कुछ खास नीतियों के साथ जोड़कर अभिव्यक्त किया है। सावरकर ने दूसरे ढंग से अभिव्यक्त किया है। गोलवरकर और बाल ठाकरे ने भिन्न रूप से अभिव्यक्त किया है। कम्युनिस्ट भी इससे न बच सके, उनकी राष्ट्रीयता पाकिस्तान विरोध के रूप में अभिव्यक्त होती है। जनसाधारण देश की अधिकांश समस्याओं को राष्ट्रीय भावना के माध्यम से ही समझ पाता है। ट्रेड यूनियनों के अधिकांश मजदूर इस वक्त देश की समस्याओं को समझने में असमर्थ हो गए हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियनों के लिए राष्ट्र कभी एक मुद्दा नहीं बनता है। राष्ट्रीय भावना जगाने का कार्यक्रम संभवतः भारतीय मजदूर संघ में भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझे भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं कार सेवक था का इंसिडेंस याद आ रहा है, जिसमें वे कहते हैं कि मजदूर संघ में भी बहुत सारे संघ परिवार के सदस्य हैं, और अब उन्होंने जो है ट्रेड यूनियंस का रुख जो है वो मोड़ दिया है। अब वहां राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, सांप्रदायिक मुद्दों पर चर्चा होती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है। ट्रेड यूनियन नुमा किसान संगठनों का भी बुरा असर किसानों पर पड़ रहा है। किसान समझ नहीं पा रहा है कि अधिक लाभ के लिए ज्यादा रासायनिक खाद डालकर भारत की मिट्टी को कमजोर बना दे या देशी बीज का इस्तेमाल कर देश की मिट्टी को बरकरार रखे। अगर बुद्धिजीवी वर्ग आत्मनिर्भर कृषि को राष्ट्रीय आत्मसम्मान की नीति के रूप में पेश करेगा तो किसानों की भी राष्ट्र भावना जागेगी और जरूरत पड़ने पर खेती के कठिन उपायों को अपनाने के लिए किसान तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा असहमत हूं, क्योंकि यदि आप विश्व मैत्री की बात कर रहे हैं तो आप फिर ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और ग्लोबलाइजेशन में तो बहुत सारी चीजें आती और जाती हैं। तो नई नई तकनीक भी आएगी, तो उसका इस्तेमाल क्यों ना करे हमारा जो भारतीय किसान है। और इसे आप किसान आंदोलन से जोड़कर मत देखिएगा, क्योंकि किसान आंदोलन में उनको गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही थी, इसीलिए किसान जो है वो आंदोलित हो उठे थे। कब तक यहाँ का किसान जो है वो मौसम के भरोसे बैठा रहेगा? क्यों नहीं ऐसी तकनीक अपनाए कि यदि बरसात न भी हो तो भी उसकी खेती पर उसका असर न पड़े।
नेताओं और बुद्धिजीवियों को न चाहने से राष्ट्रीय भावना खत्म नहीं होगी, किसी न किसी तरह वह अभिव्यक्त होगी। साम्राज्यवाद से बचने के संदर्भ में उसकी अभिव्यक्ति नहीं किया जाएगा तो इतिहास का बदला लेने के लिए उसका उपयोग होगा। चीन के कब्जे से जमीन छुड़ाने के लिए उसका उपयोग नहीं होगा तो श्रीलंका या पाकिस्तान से लड़ने के लिए उसका इस्तेमाल होगा। पूरी आबादी के संदर्भ में अगर उसकी भावनाएं सक्रिय नहीं होंगी तो किसी क्षेत्र या समुदाय विशेष की भावना बनकर उसका विस्फोट होगा। जाति, संप्रदाय और क्षेत्र राष्ट्र का विकल्प बन जाएगा और यही हो रहा है। खास जाति के लोग ही हर संस्थानों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। खास संप्रदाय के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है और क्षेत्रवाद भी चरम पर है। सांप्रदायिकता राष्ट्रीयता का ही एक संकीर्ण और विकृत अवतार है। तो सांप्रदायिक होने को ही अब राष्ट्रीय भावना घोषित कर दिया गया है। यदि आप हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते हैं तो आप देशद्रोही हैं। आप धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं कर सकते अब इस देश में, यही मतलब है। सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक दंगा दोनों में फर्क है। दंगे के संदर्भ में सद्भावना का कार्यक्रम एक सही कार्यक्रम है, लेकिन सद्भावना सभाओं के द्वारा सांप्रदायिकता का प्रतिकार नहीं हो सकता। तो ये सद्भावना सभाएं जो थी उसमें आपको याद होगा अटल जी का दिया हुआ बेहद भड़काऊ भाषण था बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले। आज भी ये संघ परिवार की दुखती रग है। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है, एक वैकल्पिक राष्ट्रीय विचारधारा जो अधिक व्यवहारिक भी हो। इसका एकमात्र और स्थायी प्रतिकार हो सकता है कि ये कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कम्युनल फोर्सेस उसको भी टक्कर दी जा सकती है। इस वक्त राष्ट्रीयता को अभिव्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक संदर्भ आर्थिक नीतियां हैं, क्योंकि ये नीतियां राष्ट्र और जनसाधारण दोनों के विरुद्ध एक षड्यंत्र हैं। तो अब आप देख रहे हैं कितनी तेजी से एनडीए सरकार ने जो है सारे संसाधनों को बेच दिया है अपने नियर एंड डियर वंस के हाथ में। सारे पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो प्राइवेट के हाथों में बेच दिए हैं। सबका प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अब जब ये पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर्स ही नहीं रहेंगे तो सरकारी नौकरियां भी नहीं रहेंगी। आरक्षण किताबों में तो रहेगा लेकिन आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस वक्त राष्ट्रीयता को अभिव्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक संदर्भ आर्थिक नीतियां हैं, क्योंकि ये नीतियां राष्ट्र और जनसाधारण दोनों के विरुद्ध एक षड्यंत्र हैं। तो मतलब सब प्राइवेटाइजेशन का जो सॉल्यूशन है वो नेशनलाइज करके ही चीजों को निकाला जा सकता है, जिसमें सभी की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल लेवल पर रहे। जब जब राष्ट्रीय भावना और जन असंतोष की चेतना का संयोग एक ही मुद्दे पर होता है तब तब दरिद्र देशों का जनसाधारण देश और वर्ग दोनों के लिए सक्रिय होता है। यदि चीजें अपनी चरम पर चली जाएं तो फिर जनता ही विपक्ष का रोल प्ले करती है। तो जनसाधारण की ताकत जो है वो क्रांतियां ले आती हैं। फ्रांस की क्रांति इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ऐसे समय में सामान्य नागरिक की राजनीतिक चेतना अधिकतम होती है। मध्यम वर्ग का वो हिस्सा जो संपन्न नहीं है राष्ट्रीय भावना के प्रभाव में जल्दी आता है। इसलिए मध्यम वर्ग और किसान मजदूर वर्ग के हित में भी टकराव कम से कम होता है। संभवतः भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में ये संयोग विदिन ब्रैकेट राष्ट्रीय हित और सामान्य जन के हित का संयोग पर्याप्त मात्रा में नहीं था, क्योंकि धनी बुर्जुआ श्रेणी का स्वार्थ राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ था। लेकिन नई आर्थिक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने का मतलब है धनी बुर्जुआ श्रेणी के उपभोक्तावाद और मुनाफावाद पर रोक लगाना। आर्थिक राष्ट्रवाद इस समय की राष्ट्रीयता का मुख्य बिंदु होगा, तो इसको भारत का धनी बुर्जुआ वर्ग हतोत्साहित करेगा। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद में से चुनना होगा तो वह प्रथम को चुनेगा। मतलब सांप्रदायिक राष्ट्रवाद को। देश में इतनी हलचल मचा दो कि लोगों को सोचने का मौका ही ना मिले, एक के बाद एक जुमले फेंको। कुछ
कुछ लोग गलत कहते हैं कि आर्थिक राष्ट्रवाद भारतीय पूंजीपति वर्ग के लिए अनुकूल पड़ेगा। पड़ना चाहिए, काश ऐसा होता, लेकिन पड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत का पूंजीपति वर्ग विकास की दीर्घकालीन दृष्टि को मानता नहीं है। तत्कालिक मुनाफा और तत्कालिक उपभोक्तावाद के बाहर और किसी चीज को वे आर्थिक विकास मानने को तैयार नहीं है। सब लोग सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। पूंजीपति और ज्यादा रईस होना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यदि देश में सभी लोग तरक्की करेंगे तो सभी रईस हो जाएंगे, सभी जो है वो प्रॉस्पेरस हो जाएंगे, और तब ऐसे में पूरा देश ही प्रॉस्पेरस हो जाएगा। उसके बारे में वो नहीं सोचते हैं। मुनाफा और उपभोक्तावाद की तत्कालिकता पर रोक लगाना आर्थिक राष्ट्रवाद का पहला सूत्र है। चुनौती का रूप है। आर्थिक राष्ट्रवाद बनाम धार्मिक राष्ट्रीयता की भूमिका से विदिन ब्रैकेट जिसको अडवाणी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहना शुरू किया है। राव और सिंह सरकार को खुश होना चाहिए। क्या वे खुश हैं? ये कहना गलत होगा कि कांग्रेस धार्मिक राष्ट्रवाद का समर्थन करने जा रही है या समर्थक हो गई है। तो यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ही आरएसएस की मां है, वो लोग समझ लें कि कांग्रेस की कार्यशैली और भाजपा की कार्यशैली या संघ परिवार की कार्यशैली में जमीन आसमान का फर्क है। यदि आपको ये फर्क जानना है तो मणिकर्णिका, तुलसीराम जी की आत्मकथा का पार्ट 2 मणिकर्णिका के नाम से, उसका 5th चैप्टर, उसमें उन्होंने पूरी इमरजेंसी के दौर को कवर किया था बतौर जर्नलिस्ट भी और एक एक्टिविस्ट के तौर पर भी। वो उसमें मुख्य तौर पर भागीदारी थी उनकी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इंदिरा गांधी की खिलाफत क्यों की गई, उन्होंने प्रोविंसेस खत्म किए, राजे महाराजों की जो पेंशन थी अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी दौर में जो उन्हें मिलती थी वो उन्होंने बंद करी, सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिससे उनके कॉर्पोरेट बैंक्स को नुकसान पहुंचा। बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स थे और ये जो संघ परिवार के लोग थे, बनिए थे बड़े बड़े, तो इसीलिए संघ की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाती है बहुत सारे मुद्दों पर। इस चीज को समझना पड़ेगा, और अब किशन पटनायक जी जो लिख रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं। ये कहना गलत होगा कि कांग्रेस धार्मिक राष्ट्रवाद का समर्थक होने जा रही है या हो गई है। बात इतनी है कि कांग्रेस इससे खुश है कि आर्थिक राष्ट्रवाद उभर नहीं पा रहा है। आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब जो रिसोर्सेज का कंसंट्रेट हो जाना कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में, नेशनलाइज होने की वजह से चीजों के। और सबसे पहले इस सरकार ने आते ही सब चीजों को बेचना इसलिए शुरू किया क्योंकि ये लोग आर्थिक राष्ट्रवाद चाहते हैं, संसाधनों पर कब्जा चाहते हैं, आम जनता को ये हिस्सेदारी देना नहीं चाहते हैं। सत्ताधारियों के संतोष का कारण कभी कभी टेढ़ा अर्थात परोक्ष होता है। इस संतोष के चलते अगर कांग्रेस दुविधाग्रस्त होती है या उसकी सरकार खतरे में पड़ जाती है तो सत्ता के दलालों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है और न सत्ता पर नियंत्रण करने वालों को कोई नुकसान होने वाला है। मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून्स जो हैं, राजघराने जो हैं, यहाँ पैसा लगाते हैं सरकार बनाने में, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। राजनैतिक परिवर्तन का इतिहास और आर्थिक परिवर्तन का इतिहास साथ साथ नहीं चलते हैं। राजनीतिक परिवर्तनों का क्रम जरा टेढ़ा मेढ़ा होता है, आर्थिक परिवर्तनों का क्रम ज्यादा सरल और रैखिक होता है। जैसे कि राजनीतिक परिवर्तन आज एनडीए बनाम इंडिया चल रहा है देश में, तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन यदि आप अडानी पर सवाल करते हैं या सरकार की नीतियों पर सवाल करते हैं या सरकार को अपशब्द कहते हैं तो आप सीधा सीधा राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में आ जाते हैं और आपको ये बात समझ में आती है। सीधी सी बात है, सरकार पर उंगली उठाएंगे तो राष्ट्रद्रोही कहलाएंगे और इससे हर कोई डरता है। लोग सबसे पहले सोचते हैं कि अरे अगर हम राष्ट्रद्रोही कहलाए गए तो आसपास के लोग भी हमको ट्रोल करेंगे और सरकार हो सकता है हमको कहीं जेल में ना डाल दे। ये एक सीधी सी बात है जो सबको समझ में आती है, लेकिन राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन लोगों को समझ में नहीं आता क्यों जरूरी है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमारा पहला शत्रु कांग्रेस है, संघ परिवार नहीं। पता नहीं आपको ये फर्क समझ में आ रहा है या नहीं। ऊपरी राजनीति में कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के विरोधी रहे हैं और हैं भी, पर मूल नीतियों और राजनीतिक स्वार्थों के मसले में उनके हित कभी नहीं टकराते हैं। ब्राह्मण बनिया वर्चस्व बने रहे, ये दोनों का उद्देश्य बना रहता है। जब तक कांग्रेस इस उद्देश्य को पूरा कर रही है, संघ परिवार को उसे हटाने की जल्दबाजी नहीं है।
जब तक पूरा संघ परिवार अपने राष्ट्रवाद को हिंदू राष्ट्रवाद की जगह एक प्रबल आर्थिक राष्ट्रवाद का रूप नहीं दे देता है, तब तक कांग्रेस को भी कोई खतरा नहीं दिखता है। तो इतने साल पहले किशन पटनायक जी ने इन सभी बातों को लिख दिया था और आज तकरीबन समझ लीजिए 30 साल बाद ये बात सच हो गई है। अब कांग्रेस देर से उसकी नींद टूटी, मगर टूटी तो सही, यही एक बड़ी बात है। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा राजनीति और गैर कांग्रेस गैर भाजपा संगठनों की ताकत कम होने का ही है। ये भाजपा विरोध के नाम पर कांग्रेस के आगे समर्पण कर रही है, तो इसके कुछ लोग कांग्रेस विरोध के नाम पर भाजपा की गोद में बैठने लगे हैं। कांग्रेस और संघ परिवार दोनों ही उनमें अपना चारा बना रहे हैं, उन्हें अपना चारा मान रहे हैं। पर इन सभी संगठनों और पार्टियों के पास आर्थिक राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने का एक ऐसा विकल्प है जो देश को दोनों महासंकटों से मुक्ति देगा ही, इन्हें लाने वाले दोनों राजनीतिक पार्टियों को भी पस्त कर देगा। बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसा हो पाएगा। हाल फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े राजनीतिक संगठन और बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, पार्टियां हैं और संगठन हैं, वो जाके भाजपा की गोद में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तीसरा विकल्प कैसे सामने आएगा? आपकी इस बाबत क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं, कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं, ये भी बताइएगा। इसी के साथ ये एपिसोड में समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।